अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस। आज हम फंक्शन करेंगे। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारे विद पैरामीटर होते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारे पैरामीटर के बगैर होते हैं, और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो वैल्यू रिटर्न करते हैं, और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। हम एक एक करके सबको देखेंगे। यहाँ पर मैं इसको पॉइंट कर देता हूँ कमेंट करके, फंक्शन विद पैरामीटर और फंक्शन विदाउट पैरामीटर। उसके बाद फंक्शन होते हैं फंक्शन दैट रिटर्न वैल्यू, और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो आपकी वैल्यू को रिटर्न नहीं करते। फंक्शन डज नॉट रिटर्न वैल्यू। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फंक्शन। ठीक है जी। और अभी हमने पिछले जितने भी लेक्चर हैं उसमें देखते आए हैं कि हम इन ब्रैकेट स्टैटिक वॉइड मेन की जो ब्रैकेट है, जितना भी कोड हमने किया है इन ब्रैकेट्स के अंदर किया है। बेसिकली ये भी एक फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? स्टैटिक फंक्शन है हमारा। ठीक है। और जितना भी कोड करते हैं हम इसके अंदर करते हैं, और ये हमारी क्लास है, बाय डिफ़ॉल्ट बन जाती है। ये क्लास कौन सी है? प्रोग्राम क्लास है। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम प्रोजेक्ट न्यू करते हैं तो प्रोग्राम के नाम से क्लास बन जाती है, और उसके अंदर स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन होता है जिसके अंदर हम सारा कोड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसमें इन 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट लाजमी होते हैं। ठीक है। या तो उसके पैरामीटर होते हैं या नहीं होते हैं। इन 2 पॉइंट में से कोई एक बात उसमें लाजमी होगी। ठीक है जी। और जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो ये 3rd नंबर और 4th नंबर पे जो पॉइंट है, इन दोनों में से कोई एक बात उसमें लाजमी होगी। या तो वो हमारी वैल्यू रिटर्न करता है या फिर वो नहीं करता। मीन दैट, यानी कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर अगर उसका बनाऊं तो पहले फंक्शन का पेयर बनेगा तीसरे के साथ, और दूसरे पहले फंक्शन का पेयर बन सकता है चौथे के साथ, या फिर ये जो दूसरे नंबर पे है इसका पेयर बनेगा तीसरे के साथ, या फिर फंक्शन का ये जो दूसरे नंबर पे है इसका पेयर बनेगा चौथे के साथ। यानी कि जब भी कोई हम फंक्शन बनाते हैं उसमें 2 चीज़ें लाजमी होंगी, या तो उसके पैरामीटर होंगे या नहीं होंगे। इन दोनों में से कोई एक बात लाजमी होगी। या वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है या वो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है। तो फंक्शन जब भी बनाना है तो हमने इस मेन फंक्शन से बाहर जाके बनाना है। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर फंक्शन बनाता हूँ। मैंने फंक्शन बनाया void मैसेज के नाम से। ठीक है। ये मैंने उसकी ब्रैकेट लगा दी। अच्छा, फंक्शन हम बनाते क्यों हैं? सम टाइम ये होता है कि हमने एक कोई प्रोजेक्ट के ऊपर जब काम कर रहे होते हैं तो एक एप्लीकेशन में हमारा कोड बार बार रीयूज़ हो रहा होता है। तो बजाय इसके कि हम उसको रीयूज़ करें, बार बार उसको टाइप करें या कॉपी पेस्ट करें, तो वेरी गुड चांसेस हैं कि उसमें एरर आ सकता है। तो हम फंक्शन बना के रख लेते हैं, जहाँ पर भी हमारे प्रोजेक्ट में उसकी कहीं ज़रूरत पड़े हम उस फंक्शन को कॉल करा लेते हैं। उसमें 1000 ऑफ लाइन जो हमारा कोड होता है वो सारे का सारा कॉल हो जाता है। ठीक है। तो अभी तो ये देखें, मैंने इसके साथ स्टैटिक का कीवर्ड भी नहीं लगाया, तो उसकी तरफ भी मैं आता हूँ। वो क्यों नहीं लगाया, और क्या यहाँ पर स्टैटिक होता क्या है, उसके साथ ये इसका ये कीवर्ड लगाना ज़रूरी क्यों है या क्यों नहीं लगाना चाहिए, ये एक अलहदा से टॉपिक है, उसके ऊपर एक अलहदा से लेक्चर हम तैयार करेंगे। ठीक है। तो अभी मैंने यानी कि फ़ंक्शन को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ इतनी है, void लिखकर आप उसका नाम यहाँ पर रखें। फंक्शन का कोई भी नाम रख सकते हैं। अगर तो ये इसकी ब्रैकेट खाली है ये वाली, तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू रिटर्न
सॉरी उसके पैरामीटर नहीं है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, इसके पैरामीटर नहीं है। और दूसरा, ये जो फंक्शन है इसको मैंने डिक्लेयर करते वक्त कोई डाटा टाइप नहीं बताई, तो इसका मतलब है ये कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो अब हम देखते हैं जी, यहाँ पर मैं कोई भी लिख लेता हूँ, कोई प्रोग्राम लिख लेता हूँ या कोई मैसेज शो करवा लेता हूँ। अभी सिंपल कोड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए फंक्शन बनाते कैसे हैं और उसको कॉल कैसे करवाते हैं। ठीक हो गया। तो मल्टी लाइन का कोड मैं इसलिए नहीं करूँगा कि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। मैं यहाँ पर एक मैसेज लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट मेरी ये है, दिस इज माई मैसेज फंक्शन आउटपुट। रिक्वायरमेंट ये है कि मैं ये मैसेज 10 दफ़ा शो करवाना चाह रहा हूँ। तो हमारे पास एक एक्सरसाइज हमने पहले भी की हुई है कि हम लूप के साथ उसको लूप लगा लेंगे। तो अभी लूप को माइंड से निकाल दें, मैं फंक्शन के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। ये फंक्शन मैंने एक से ज़्यादा टाइम इसको यानी कि मैसेज को डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैंने फंक्शन बना के रख लिया। अब मेन प्रोग्राम के अंदर आ जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, स्क्रीन को रोकने के लिए हम पहले तो कमांड लिख लेंगे console.readline, और यहाँ पर मैं, और ये हमारा कोड नहीं चलेगा क्योंकि ये जस्ट आपको हमने किया है कि जी कमेंट किया है समझाने के लिए। ये तो आउटपुट स्क्रीन में इसकी कोई किसी किस्म की कोई आउटपुट नहीं आएगी। तो अभी मैं प्रोग्राम को चलाता हूँ, देखिए हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, कोई आउटपुट नहीं आ रही। मैं जिस तरह के मैसेज हम रूटीन में शो करवाते हैं, मैं एक मैसेज भी शो करवा लेता हूँ console.write, और मैसेज शो करवाता हूँ प्रेस एंटर फॉर एग्जिट। ठीक हो गया। अब मैं प्रोग्राम को दोबारा चलाता हूँ, ये देखें मेन फंक्शन के अंदर आया, और मैं यहाँ पर अगर ब्रेक पॉइंट भी लगा लेता हूँ तो देखें मेरा कंपाइलर जो है उधर नहीं जा रहा, फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा, इसको रीड ही नहीं कर रहा। ठीक है, इसको तब तक नहीं रीड करेगा जब तक मैं इसको कॉल नहीं करवाता। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैसेज फंक्शन को कॉल करवाना है, तो मैं यहाँ पर मैसेज लिखूंगा। ये नीचे जो इंटेलिजेंस विंडो है, तो उधर देखें मेरे पास फंक्शन आ ही नहीं रहा। ठीक है, डिस्प्ले ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? स्टैटिक की बात की थी, जिस फंक्शन के अंदर मैं इसको कॉल करवाना चाह रहा हूँ वो फंक्शन कौन सा है? स्टैटिक है। तो स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक मेंबर कॉल नहीं हो सकते। मैंने इसके साथ स्टैटिक का कीवर्ड लगा दिया। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास ये मैसेज फंक्शन, ये देखें ये आपके पास आ गया, ये मैसेज फंक्शन हमारे पास आ गया, और एंड ऑफ स्टेटमेंट लगाई, ये मेरा फंक्शन कॉल हो गया। अच्छा, अब मैं प्रोग्राम को चलाता हूँ, देखें दिस इज माई मैसेज फंक्शन आउटपुट, ये आपके पास आ गई। ये फंक्शन कौन सा है? ये फंक्शन, ये ब्रैकेट खाली हैं तो विदाउट पैरामीटर है। मैं इसको दोबारा कॉल करवाना चाह रहा हूँ इस मैसेज के बाद। ये जो प्रेस एंटर फॉर एग्जिट लिखा हुआ है, मैं इसको दोबारा यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब देखें इसको, ये 2 दफ़ा कॉल हो गया। ठीक है, दिस इज माई फंक्शन आउटपुट और मैसेज फंक्शन आउटपुट, और प्रेस एंटर फॉर एग्जिट, ये मैसेज आ रहा है, और उसके बाद फिर हमारी मैसेज की ये उसके सामने क्यों आया? ये दोबारा फंक्शन आ तो गया है, आउटपुट तो आ गई है, लेकिन एग्जिट बटन के बिल्कुल सामने आ रही है। ये जो एग्जिट वाला हमने कोड किया हुआ है, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये एग्जिट का मैसेज मैंने शो करवाया हुआ है किसके साथ, कौन सा फंक्शन यूज किया है इसके लिए? मैंने राइट का। तो राइट जो है वो आपकी लाइन को ब्रेक नहीं करता, बल्कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैसेज मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है तो इसकी आउटपुट भी नेक्स्ट लाइन में आएगी, नहीं। वो राइट फंक्शन को देख रहा है। राइट फंक्शन क्या करता है? हमारी लाइन को ब्रेक नहीं करता। अगर मैं चाहता हूँ इसके बाद लाइन ब्रेक हो जाए तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? राइट लाइन कर दूंगा। ठीक हो गया जी। अब ये देखें, ये मैसेज से पहले एग्जिट वाला मैसेज जो है, इससे पहले भी फंक्शन की आउटपुट आ रही है और इसके बाद भी ये आउटपुट आ रही है। ठीक हो गया जी। ये हमने फंक्शन बना लिया। अब इसके अंदर आप टेबल प्रोग्राम भी बना सकते हैं, यानी कि और बहुत सारे कोड कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह ताला आपको करवाऊंगा।
अगर मैं फंक्शन बनाना चाहता हूँ विद पैरामीटर, अब हमें ये पता चल गया। बाकी स्टैटिक के ऊपर मैं डिटेल से बात करूंगा, वो हम किसी लेक्चर में दोबारा उसकी अलग सी वीडियो अपलोड करूंगा स्टैटिक के ऊपर। बस अभी के लिए इतना ही। जब भी अभी हमने फंक्शन बनाना है तो मेन क्लास के अंदर बना रहे हैं, क्लास प्रोग्राम के अंदर, कॉल किसके अंदर करवाना है, स्टैटिक फंक्शन के अंदर। तो स्टैटिक फंक्शन होगा, स्टैटिक का कीवर्ड लगा होगा तो वो स्टैटिक के अंदर कॉल करवा सकते हैं उसको, इसके बगैर हम उसको कॉल नहीं करवा सकते। तो स्टैटिक सिर्फ इसलिए लगाना ज़रूरी है यहाँ पर, फंक्शन बनाने के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि जिस जगह पर मैं उसको कॉल करवा रहा हूँ वो जगह, यानी कि वो फंक्शन, जिस फंक्शन के अंदर जाके मैंने इसको कॉल करवाना है वो फंक्शन स्टैटिक है। ये स्टैटिक का कीवर्ड मैंने इसलिए लगाया है। ये जो मेरा मेन फंक्शन है इसके साथ स्टैटिक का कीवर्ड बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है, तो मुझे मजबूरन इसके साथ स्टैटिक लगाना पड़ा, क्योंकि जहां मैं इसको कॉल करवाना चाह रहा था वो फंक्शन स्टैटिक है। तो फंक्शन बनाने के लिए तो सिर्फ हमारे पास ये इतना ही अगर हम कोड कर देंगे तो ये काफ़ी है। तो स्टैटिक का लफ्ज़ हमने क्यों लगाया, क्योंकि जहां पर कॉल करवाना था वो जगह स्टैटिक थी, इसलिए मुझे स्टैटिक लगाना पड़ा। अच्छा, अब हम देखते हैं स्टैटिक में यहाँ पर वॉइड, ये फंक्शन बनाने के लिए वॉइड लगाना ज़रूरी है। फंक्शन का नाम देना है, मैंने ऐड के नाम से फंक्शन दे दिया, और उसके बाद ये मैंने फंक्शन ब्रैकेट लगा दी। अब मेरे फंक्शन का नाम क्या है, ऐड। मैं अब यहाँ पर दो पैरामीटर डिक्लेयर, इंट ए कोमा इंट बी। अब ये कौन सा फंक्शन है, इस फंक्शन को भी डिक्लेयर करते वक्त मैंने यहाँ पर कोई डाटा टाइप नहीं बताई, तो इसका मतलब ये है डज नॉट रिटर्न वैल्यू। ये फंक्शन भी आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। तो दूसरी बात इसमें क्या है, इसके पैरामीटर हैं। तो ये फंक्शन के ऊपर मैं कमेंट करके लिखता हूँ, फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड डज नॉट रिटर्न वैल्यू। दो बातें आ गई इसमें, और इसकी भी मैं हेडिंग दे देता हूँ, यहाँ पर कमेंट करके लिख देता हूँ, फंक्शन विथ पैरामीटर एंड डज नॉट रिटर्न वैल्यू। इसमें भी दो बातें आ गई। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो पहला फंक्शन बनाया था उसके पैरामीटर नहीं थे, अब जो फंक्शन बनाया है इसके पैरामीटर हैं। लेकिन दोनों में एक कॉमन बात क्या है कि दोनों हमारी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहे। अब यहाँ पर मैं कोई भी प्रोग्राम बना लेता हूँ, छोटा सा प्रोग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं ये जो दो वैल्यू हैं इनको जमा कर लेता हूँ, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पर जमा करना है तो मैं कहता हूँ यूर प्लस आंसर इज, और कॉन्केट कर देता हूँ इसके, सॉरी यहाँ पर कॉन्केट कर देता हूँ, ब्रैकेट के अंदर क्या करे, ए को जमा कर दे बी के साथ। ठीक हो गया, ये हमारा फंक्शन बन गया। अब इसको कॉल करवाने का तरीकाकार क्या होगा, इसको भी कॉल हम वैसे ही करवाएंगे जैसा कि हमने पहले करवाया था। तो मैं यहाँ पर इधर मैसेज, जो पहला मैसेज फंक्शन हमने मेन फंक्शन के अंदर आ गए हैं, जो पहला मैसेज फंक्शन हमने कॉल करवाया था उसके बाद मैं लिखता हूँ, ये नीचे इंटेलिजेंस विंडो आ गई है, ये हमें हिंट दे रहा है मैं ऐड फंक्शन को कॉल करवा रहा हूँ, और मैंने वैसे ही ब्रैकेट लगा दी। ये जैसे देखें पहले ब्रैकेट लगाई तो मेरे पास यहाँ पे पूछ रहा है इंट ए, इंटीजर वैल्यू दो मुझे। मैं अगर वैसे ही ब्रैकेट बंद कर देता हूँ तो ये मुझे एरर देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि मैं फंक्शन कॉल करवा रहा हूँ लेकिन उसके पैरामीटर के लिए उसको कोई मैं वैल्यू नहीं दे रहा। तो जब भी किसी फंक्शन के अंदर हमने बाहर से कोई वैल्यू भेजनी होती है तो हमें पैरामीटर रिक्वायर्ड होते हैं। तो मैंने इसके पैरामीटर डिक्लेयर किए थे, मैं इसको 10 और 20। जब मैंने 10 लिखा, ये देखें इंट ए को उसने, ये हमें फर्स्ट पैरामीटर का नाम बता रहा है कि तुम, ये मुझे गाइड कर रहा है, हमारा ये जो सिस्टम है वो हमें गाइड कर रहा है, हमारा फ्रेमवर्क हमको गाइड कर रहा है कि ये जो पहली वैल्यू दोगे ये किसको जाएगी, वो ए को जाओगी। अब मैं दूसरी वैल्यू दे रहा हूँ इंट बी के लिए, वो मुझसे वैल्यू मांग रहा है, यानी कि वो मुझे बता भी रहा है
कि ये वाली वैल्यू किस पैरामीटर को असाइन होगी। सेकंड वाली वैल्यू उसने असाइन की है बी को और फर्स्ट वाली वैल्यू इंट ए को। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब होगा क्या, जब मैं इस फंक्शन को ये मैंने कॉल करवाया, ये 10 जो है ये असाइन हो जाएगा किसको, इस ए पैरामीटर को, और ये जो 20 है ये किसको असाइन हो जाएगा, इस बी पैरामीटर को। फंक्शन के अंदर ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी इस पैरामीटर के जरिए से, और अंदर आके वो क्या करेगा, वो इन दोनों को जमा कर देगा। अब मैं प्रोग्राम चलाता हूं, देखें ये जो मेरा पहला फंक्शन था मैसेज फंक्शन, उसकी आउटपुट आ गई और उसके बाद हमें एक मैसेज आ गया यूर प्लस आंसर इज 30। ठीक है, फिर वही हमारा मैसेज आ गया एग्जिट वाला, और उसके बाद दिस इज माई मैसेज फंक्शन आउटपुट, वो हमने क्योंकि 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो हम उसको फोकस करना चाह रहे हैं ताकि उसको अच्छे से फोकस कर सकें, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूं। अब पैरामीटर को वैल्यू क्या हम इसी तरह ही दे सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है पैरामीटर को वैल्यू देने का, बिल्कुल है, यानी कि डायरेक्ट हमने पैरामीटर को वैल्यू देनी है, कोई नंबर देना है यहाँ पे, या कोई वेरिएबल भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इंट ए, कंफ्यूजन ना हो, मैं x कोमा y दो वेरिएबल ले लेता हूँ और x को वैल्यू असाइन कर देता हूँ 100 और y वेरिएबल को मैंने वैल्यू असाइन कर दी 200। ठीक है, अब मैं ऐड का फंक्शन कॉल करवाता हूँ। अब वो इंटीजर a मुझे लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि a जो पैरामीटर है उसके लिए वैल्यू मांग रहा है। मैं मेरे पास ऑप्शन है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कोई नंबर लिख दूं कोई भी, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x, उसके बाद सेपरेटर लगाऊंगा, कोमा लगाऊंगा, वो बी पे चला गया, कहता है अब ये x मुझे एक वैल्यू मिल गई है, अब बी के लिए मुझे वैल्यू दो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y। तो ये बस हमने ख्याल रखना है कि यहाँ पर पैरामीटर में जो हमने वेरिएबल देने हैं वो भी इंटीजर हों और उनके पास जो वैल्यू है वो भी इंटीजर होनी चाहिए, क्योंकि हमने जो पैरामीटर डिक्लेयर किए हैं वो इंटीजर टाइप के हैं। अगर हमें पैरामीटर में कोई स्ट्रिंग वेरिएबल होता तो हम पैरामीटर में कोई स्ट्रिंग वैल्यू देते, या स्ट्रिंग वैल्यू देते, या स्ट्रिंग वेरिएबल को देते। ठीक है, तो हम वो भी एक्सरसाइज करेंगे। अब मैंने 2 वेरिएबल दे दिए, तो अब मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ तो देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। यूर प्लस आंसर इज, ये देखें 2 दफ़ा फंक्शन कॉल हो रहा है, हमें आउटपुट दे रहा है। ये वो वाला आउटपुट है जो 30 वाली है, जो हमने डायरेक्ट उसको एक इंटीजर नंबर दे दिया था, और यहाँ पर जो 300 है वो वेरिएबल के जरिए से वैल्यू आ रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसको ऐसे दें, हम इन पैरामीटर को वैल्यू यूज़र से लेकर भी दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या तरीका कार होगा, मैं यहाँ पर इनको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पर एक मैसेज शो करवा देता हूँ, कंसोल डॉट राइट टाइप फर्स्ट वैल्यू, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट 2 इंटू 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, पहले लेक्चर्स में हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ये हमने क्या किया है, टाइप कास्टिंग की है। कन्वर्ट किस में किया है, इंटीजर 32 में, और कंसोल डॉट रीड लाइन जो एंड यूज़र से रिक्वायरमेंट लेने के लिए कमांड है। और उसके बाद हम दोबारा एक फंक्शन एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं, कंसोल डॉट राइट टाइप सेकंड वैल्यू y इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट 2 इंटू 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक हो गया। अब x और y वेरिएबल जो थे हमने इनको वैल्यू कहां से दी, यूजर से लेके, जो यानी कि एंड यूजर से लेके। ठीक है, और उसके बाद मैंने इस ऐड फंक्शन को ये वैल्यू दे दी यहां पर। ठीक हो गया। तो अब मैं प्रोग्राम को चलाता हूं, अब देखते हैं क्या आउटपुट आती है हमारे पास। टाइप फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, मैं वैल्यू लिख देता हूं जी 500। ठीक है, और उसके बाद टाइप सेकंड वैल्यू, मैं वैल्यू लिख देता हूँ 1000। ये 2 वैल्यू दी हैं, उसके बाद एंटर की प्रेस करूंगा, यूर प्लस आंसर इज 1500, यानी कि ये जो इतना कोड है ये वो वाला कोड है। ये देखें, पहले मेरा मैसेज फंक्शन की आउटपुट आई, उसके बाद प्लस आंसर आया,
और उसके बाद मैंने मेन फंक्शन के अंदर एक मैसेज डिस्प्ले करवाया था, उसके अंदर यूजर से इनपुट करवाई, फिर उसको प्लस करवा के फिर वो ऐड वाला फंक्शन मैंने कॉल करवा दिया। यानी कि ये देखें, मैं यहाँ पर समझाता हूँ, ये मैसेज फंक्शन है हमारा और पहले इसकी आउटपुट आई, जो 30 आंसर आ रहा था वो विदाउट पैरामीटर वाला, सॉरी ये जो मैंने खुद नंबर दे दिया इसको, ठीक है। उसी के बाद मैंने x और y वेरिएबल डिक्लेयर किए, फिर एक मैसेज शो करवाया, फिर यूज़र से इनपुट ली, फिर इसे x को असाइन कर दी, फिर एक मैसेज डिस्प्ले करवाया, फिर यूज़र से इनपुट ली और इसको वैल्यू असाइन कर दी। उसकी टाइप कास्टिंग हमने कर ली थी इसके साथ साथ, और उसके बाद मैंने फंक्शन कॉल करवाया x और y। अब x और y में वैल्यू आ चुकी है, कहाँ से आई है, जो भी यूज़र नंबर देगा वो x और y को असाइन हो जाएगा, और यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया। और ये जो x वेरिएबल है ये वैल्यू हमारी किसको दे देगा, इस a वेरिएबल को, और जो y की वैल्यू है वो किसके पास चले जाएगी, ये b के पास, ठीक है। ये देखें यहाँ पर इंट x और इंट y, ये जो हमारे पास लोकल वेरिएबल है, ये वैल्यू किसको पास कर रहे हैं, फंक्शंस को। और फंक्शन के अंदर आकर कंपाइलर क्या कर रहा है, उन दोनों को जमा कर रहा है और उसके बाद हमें आउटपुट दिखा रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि जो हमारे वैल्यू रिटर्न करते हैं फंक्शंस, उसके साथ हम एक्सरसाइज करेंगे। इस प्रोग्राम में जो भी कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे व्हाट्सएप नंबर चैनल पर दिए हुए हैं, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमें मैसेज करें। इंशाल्लाह ताला हमारी टीम जो है वो आपको प्रॉपर गाइड करेगी, आपको समझाएगी। तो काइंडली इस हमारे जो चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करें और देखने वालों को ये हमारा चैनल जो है शेयर भी करें, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उनका मैक्सिमम जो है फ़ायदा हो सके। तो बड़ा डिटेल ये हम सी शार्प के अंदर काम करवा रहे हैं। आगे वाले लेक्चर बड़े मज़े के आ रहे हैं, जिसमें हम जेनेरिक लिस्ट, लिंक, आयोस्ट्रीम और उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, एंटिटी फ्रेमवर्क, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery और SQL सर्वर, ये बहुत डिटेल प्रोग्राम है। पूरा ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट हम बनाने जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी कोशिश ये है कि हम सी शार्प की एक अच्छे से आपको प्रैक्टिस करवाएं। सी शार्प की समझ आएगी तो फिर हम इंशाल्लाह ताला बाकी चीज़ें भी इसके साथ साथ देखेंगे। तो ये हमने स्टूडेंट्स के लिए बनाया, जो हमारे न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए लेक्चर्स हैं, वो इनको देखें, आगे दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।